इमेजिन करें एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे खुलता है और आपको हर पल चौंकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तेलुगु मूवी के बारे में जो अपने अलग कंसेप्ट और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के लिए मशहूर है। सोचिएगा मत, क्योंकि ये मूवी आपको एक थ्रिलिंग राइड पर लेकर जाने वाली है जहां पर हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट मिलेगा। अगर आपने दृश्यम या कहानी जैसी मूवी पसंद आई है तो ये मूवी भी आपको एक परफेक्ट ट्रीट होगी। लेकिन ये मूवी की सबसे अलग है अपने आप में एक यूनिक प्लॉट और सुपरनैचुरल एलिमेंट की वजह से। यहाँ एक ट्रैफिक रूल वायलेशन से शुरुआत होती है एक कहानी की जो धीरे धीरे एक बड़े रहस्य में बदल जाती है, जो आपको मूवी के एंड तक जोड़े रखेगी। क्या आप रेडी हैं थ्रिलिंग राइड के लिए? हम बात कर रहे हैं 2016 में रिलीज हुई तेलुगु थ्रिलर मूवी यू टर्न की। इस मूवी को IMDb पर 7.0 रेटिंग मिली है। व्यूअर्स और क्रिटिक्स दोनों की तारीफ पा चुकी है ये मूवी। डायरेक्टर पवन कुमार ने इस मूवी को ऐसे पेश किया है जिसे आप आखिर तक सस्पेंस में रहते हैं। रचना एक जर्नलिस्ट है जो फ्लाईओवर पर होने वाले मिस्टीरियस एक्सीडेंट का पता लगाने निकलती है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आती है उसकी खुद की जिंदगी एक भयानक मोड़ ले लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस ग्रिपिंग और अलग थ्रिलर मूवी देखनी है तो यू टर्न ज़रूर देखिएगा और मेरे इस एक्सप्लेनेशन में मेरे साथ बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, जिससे मैं आगे आने वाली मूवीज़ को भी कंटिन्यूसली देख पाएँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम रचना को देखते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। जी हाँ, रचना जो एक जर्नलिस्ट है, स्मार्ट, एजुकेटेड, टैलेंटेड, लेकिन उसकी मॉम उसकी शादी के लिए परेशान है। शी इज़ रेडी टू मिंगल, लेकिन उसे उसी के ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के आदित्य से प्यार है, जो कि एक क्राइम ब्रांच रिपोर्टर भी है। वो लोग दोस्त हैं। रचना श्योर है कि वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन वो बुद्धू कुछ बताता ही नहीं। रचना काफ़ी करियर ओरिएंटेड है और वो हर बार कोई नई चीज़ पर वर्क करने में बिलीव करती है। इस बार वो जिस फ्लाईओवर से वो ऑफिस आती है, अर्चिपारा फ्लाईओवर, उसी पर वो रिसर्च कर रही है। अक्सर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए डिवाइडर ब्लॉक को साइड में करके यू टर्न ले लेते हैं, जिन ब्लॉक्स के कारण अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। रचना लास्ट 6 मंथ से वो सब ठीक कर देती है, पर अब वो अवेयरनेस फैलाने के लिए एक स्टोरी लिखना चाहती है। उसी फ्लाईओवर पर एक भिखारी भी रहता है जो रचना को हर यू टर्न लेने वाली गाड़ी का नंबर नोट करके इन्फॉर्म कर देता है। रचना हर नंबर के बदले उसको 100 रुपये देती है। वैसे तो भिखारी ने काफ़ी सारे नंबर्स लास्ट मंथ ही दे दिए थे, पर अपनी मॉमी के कारण वो उन्हें कॉल या इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई थी। जब रचना फ्लाईओवर से वापस जा रही थी तो उसे एक नया नंबर मिलता है। वो अपने एक फ्रेंड को नंबर भेज देती है। रचना का फ्रेंड RTO में काम करता था। जिसे गाड़ी का नंबर भेजने के बाद में वो गाड़ी का एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर निकलवा लेता है। डिटेल्स मिलने के बाद रचना नेक्स्ट डे ही उससे मिलने का डिसाइड करती है। सुबह होते ही वो इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। बहुत देर तक नॉक करने के बाद में भी कोई वहां पर दरवाज़ा नहीं खोलता। वो काफ़ी बार डोरबेल प्रेस करती है और फिर सोचती है कि शायद घर पर कोई नहीं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो ही फेल हो गया। आगे पता नहीं क्या होगा, वो रिकॉर्ड कर पाएगी भी या नहीं, या ये सब कुछ बस एक सपना होकर रह जाएगा। तभी उसे फील होता है कि कुछ डिटेल्स तो मुझे आदित्य से भी मिल सकती है, जहाँ इसी बहाने वो वक्त भी गुजार लेंगे। और उसी दिन उसे पहली बार आदित्य डेट पर जाने के लिए भी प्रपोज कर देता है, जिस पर रचना काफ़ी खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये तो वही चाहती थी। दोनों ऑफिस खत्म होने के बाद में मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं। मूवी के बीच में ही रचना को किसी का कॉल आता है, पर वो पिक नहीं कर पाती। पहली बार आदित्य उसे घर ड्रॉप करता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है, जो सब सुनकर रचना काफ़ी खुश हो जाती है और उसे इस बात का यकीन होने लगता है कि कुछ ही दिनों में अब उनका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप जो चाहो और वो मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रचना घर के अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है
और पुलिस आकर बताती है कि वो वहां सिर्फ उसी के लिए आई है। इतना ही नहीं, मूवी के दौरान रचना को जो फोन कॉल्स आ रहे थे वो भी इंस्पेक्टर नायक ने ही किए थे। रचना को बार बार कॉल करने के बाद में भी जब रचना कॉल नहीं उठाती तो उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि शायद वो उन्हें इग्नोर कर रही है, और इसी शक के चलते वो रचना को पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस के बताने पर उसे ये भी पता चलता है कि जिस इंसान से वो उस रात को मिलने गई थी वो साधारण इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मंत्री का सीए है, और उसका खून हो चुका है। वो भी आज ही। वो घर पर अकेला था और सीसीटीवी फुटेज में भी पता चला है कि उसके घर में रचना के अलावा उससे मिलने कोई और आया ही नहीं था। रजिस्टर में भी सिर्फ रचना के ही नाम की एंट्री थी। तो खूनी रचना के अलावा और कौन हो सकता है? मगर रचना खूनी नहीं है, उसने कोई मर्डर नहीं करा, और रचना उन्हें ये बताती है, काफ़ी कोशिश करती है उन्हें समझाने की, मगर वहाँ पर तो सीनियर ऑफिसर कुछ समझने के मूड में ही नहीं थे। असल में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि सुंदर जिस मिनिस्टर का सीए था वो मिनिस्टर उनके ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी अपोजिट पार्टी ने सुंदर का खून करा दिया है। अगर ऐसा है तो अपोजिट पार्टी को सारे ही हिडन ट्रेजर के बारे में पता चल गया होगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये केस सीआईडी तक पहुंचे। तो वो सीनियर ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स को सुंदर के घर का सीसीटीवी फुटेज और उसका कॉल डिटेल्स क्लोजली चेक करने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हो ना हो ये लड़की इस केस में ज़रूर इन्वॉल्व है। सीनियर ऑफिसर ये सब बातें कह के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर नायक को यही लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। रचना सच कह रही है और कल्प्रिट कोई और ही है, और इस बार वो अपने तरीके से इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। पहले उन्हें पता चलता है कि सुंदर को सुबह नहीं बल्कि रात को 2 बजे ही मार दिया गया था। मतलब रचना के वहाँ पहुँचने से ऑलमोस्ट 10 घंटे पहले तो शॉर्टली वो खूनी नहीं हो सकती, मगर उसके अलावा वहाँ पर कोई और गया भी तो नहीं था। तो फिर आखिर ये माजरा क्या है? बॉडी देखकर पता चलता है कि उसे किसी प्रोफेशनल का ही काम है, और फ्लॉलेस, एक स्क्रैच भी नहीं है। इंस्पेक्टर रचना के सोशल अकाउंट्स चेक करते हैं, जितना हो सके उसे ट्रैक करते हैं, लेकिन कोई पर्सनल या प्रोफेशनल लिंक नहीं मिलता है। तभी बातों ही बातों में रचना से उसे सुंदर से मिलने का कारण पूछते हैं। तब रचना बताती है कि उसके पास ऐसे और भी 9 नंबर हैं। जब उन नंबर की डिटेल्स पर इंस्पेक्टर गौर फरमाते हैं तो वो फिर एक बार चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सारे 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सारे लोगों ने ही सुसाइड किया है, एटलीस्ट रिपोर्ट में तो यही लिखा था। नायक को भी अजीब लग रहा था कि रचना के पास जितने भी नाम थे सभी के सभी ने सुसाइड करा है। ये कैसे पॉसिबल है? वो रचना को फिर से एक बार शक के घेरे में लाकर रचना से पूछना शुरू करते हैं, और उस भिखारी को भी वहां से उठा लेते हैं। वो भिखारी बताता है कि वो कुछ नहीं जानता। रचना के ही कहने पर वो नंबर्स इकट्ठे करके उसे रचना को भेज देता था, उसके आगे उसे कुछ पता नहीं। रचना बताती है कि उसने डिटेल्स निकलवाने के लिए उसके फ्रेंड की भी हेल्प ली थी, मगर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो भी कल्प्रिट नहीं है। उसका रिकॉर्ड भी क्लियर है और उसने भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर नायक फिर एक बार रचना की डायरी एंड रिसर्च स्टडी करते हैं। इस बार जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक और शॉकिंग सिमिलैरिटी नजर आती है। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या फिर प्री प्लान मर्डर। जिस दिन सपना किसी भी रिसर्च के लिए किसी भी इंसान का नाम अपनी डायरी में ऐड करती है उसी दिन उसकी मौत हो जाती थी। मतलब जिस दिन वो लोग रोड ब्लॉक को रास्ते से हटाते थे उसी दिन वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्या ये एक सुसाइड है या फिर कोई उन्हें मार रहा है? अगर नहीं तो ऐसा क्यों, और अगर हाँ तो वो कौन? ये भी हो सकता है कि ये किसी साइको किलर का काम है। इंस्पेक्टर नायक और भी परेशान हो गए थे, लेकिन तभी उन्हें भिखारी के पॉकेट से एक नोट मिलता है। मतलब भिखारी ने आज भी किसी फ्लाईओवर से यू टर्न मारने वाले गाड़ी का नंबर नोट करा है। चेक करने पर भिखारी बोलता है कि उसे भी पता चलता है कि भिखारी ने सच कहा है, जो कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई कर लिया था। डिटेल से ये भी पता चलता है कि उस आदमी का नाम शरद कुमार है।
वो प्रोफेशनली एक वकील है। पुलिस उसके घर पहुंचकर उसके घर की तलाशी लेती है और आसपास चेक करने लग जाती है, जिसे देखकर वो पैनिक होने लग जाता है। लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं दिखता। पता नहीं क्यों नायक का इंट्यूशन ये कह रहा था कि आज इस व्यक्ति की मौत होने वाली है। वो उसके घर में एंट्री लेकर अच्छी तरह से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त घर में टंगी घोड़े की नाल जमीन पर गिर जाती है। घोड़े की नाल को घर में नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए लगाया जाता है, और घोड़े की नाल का इस तरह से गिर जाना किसी तरह का अपशगुन माना जाता है। इंस्पेक्टर रचना को लेकर वापस स्टेशन लौट ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी पर एक लाश आकर गिर जाती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये लाश किसी और की नहीं, बिल्कुल शरद की थी। मतलब एक और सुसाइड या एक और हैरान कर देने वाला मर्डर, और इस बार इंस्पेक्टर नायक के साथ रचना दोनों वहीं पर थे, तो एटलीस्ट उसका तो इस केस में मर्डरर होना पॉसिबल ही नहीं था। वहीं रचना के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला होता है। उसे ये पता ही नहीं होता कि ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है। पहले से ही वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी, और अब ऊपर से एक लाश उसके सामने ही आकर गिर पड़ी। तभी सुंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, जिसमें क्लियरली लिखा था कि ये एक सुसाइड है। और तभी शरद की बीवी ने उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया था कि उसके पास में बहुत सारा कर्जा हो गया था, जिसे लौटाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया है। दोनों केस वहीं क्लोज हो जाते हैं, पर सीनियर ऑफिसर कोई ये नया केस लेने के लिए राजी ही नहीं थे। वो बोलते हैं कि अगर इंस्पेक्टर नायक श्योर है कि इस केस के पीछे कोई गहरा राज छुपा है, तो इंस्पेक्टर नायक इस केस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ड्यूटी डॉक्टर को पता चलता है कि इनमें से एक के हाथ पे एक बहुत अजीब सा मार्क है, यू कट का मार्क। डॉक्टर बताते हैं कि शायद इसी कट के कारण उस व्यक्ति की जान गई थी, मगर कोई इतना परफेक्ट कट बनाकर सुसाइड क्यों ही करेगा, और ये करना पॉसिबल भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखकर नायक बाकी केसेस को भी स्टडी करने लगते हैं, और उन्हें पता चलता है कि हर केस में यू शेप्ड मार्क की प्रेजेंस है। सुंदर के केस में उनका बेटा स्लेट पर यू बना रहा था, उस आदमी के हाथ पर यू का था, और उस वकील के घर में जो घोड़े की नाल लगी हुई थी वो यू शेप की थी। हम देखते हैं कि रचना के साथ में भी एक इंसिडेंट होता है। वो जब घर वापस जा रही थी, तभी दो लड़के वहां से यू टर्न करने के लिए ब्लॉक्स को हटाते हैं। रचना उन्हें बहुत समझाती है, काफ़ी मना करती है, पर वो समझते ही नहीं। इसके बाद में रचना इंस्पेक्टर नायक को कांटेक्ट करती है, और वो उन्हें बताती है। रचना की बातों पर सिर्फ इंस्पेक्टर नायक ही सीरियसली ले रहे थे, और उन्हें भी इस केस में कोई ना कोई हिडन सिमिलैरिटीज नजर आ रही थी। वो इन दोनों लड़कों को 24/7 ऑब्जर्वेशन वाली स्पेशल सेल में डाल देते हैं। वो दोनों मन में सोचते हैं कि आज की रात इन दोनों लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है, हो सकता है आज ही इनकी मौत होने वाली हो। रचना भी वहीं पुलिस स्टेशन में रुक जाती है, नायक के साथ में लाइव फुटेजेस को देख रही होती है। इन दोनों लड़कों ने बहुत सारे ड्रग्स लिए थे, तो दोनों ही सो गए थे, लेकिन अचानक से नायक देखते हैं कि उनमें से एक लड़का उठ खड़ा हुआ, और वो कैमरे के सामने आकर कुछ क्रीपी वे में बोल रहा है, कुछ अजीब सा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई मार्क बना रहा हो। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो लास्ट 3 मिनट से सिर्फ आगे पीछे हो रहा था, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सडनली वो रुक जाता है और दूसरे लड़के पर हमला कर देता है। नायक और उसके साथ ही जल्दी से सेल में जाते हैं, मगर अंदर नहीं जा पाते, और तभी दरवाज़ा जाम हो चुका था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो अंदर से नहीं खुल पाता। जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर नायक और उसके साथी कमरे के अंदर पहुंचते हैं, तब तक वो चुपचाप बैठा हुआ था, और उसी का दोस्त वहां सामने मरा पड़ा था। जैसे ही नायक उस लड़के के पास जाते हैं, वो उन पर भी हमला कर देता है और उनकी गन छीन लेता है। सबको लगता है कि शायद वो गन से नायक को मार डालेगा, लेकिन तभी वो खुद को शूट कर लेता है। ये सब इतना ज़्यादा जल्दी हो चुका था कि नायक भी इस बात को समझ ही नहीं पाते। बाद में सीसीटीवी दिखने के बाद में पता चलता है कि शायद उन्होंने ड्रग्स के नशे में ही खुद को शूट कर लिया होगा, और इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। नायक ये भी जानते थे कि शायद ये सब कुछ वो अपने ही मन को बहलाने के लिए कह रहे हैं, और सच्चाई कुछ और ही है। फिर दोबारा सीसीटीवी देखने पर उन्हें याद आता है कि वो लड़का कैमरे में जो इशारा कर रहा था वो यू बना रहा था। मतलब यहाँ पर भी यू टर्न केस की ही लिंक बनती है, और जिस लड़के ने सुसाइड करा था उसी ने असल में ब्लॉक्स हटाए थे। लेकिन इसके पीछे छुपे राज को ना जानकर नायक समझ ही नहीं पा रहे थे, और ना ही रचना इस चीज को सॉल्व कर पा रही थी।
रचना फिर एक बार आदित्य से मिले रिपोर्ट्स को फिर से रिसर्च करने बैठ जाती है और स्टडी करती है। उसके बाद में उसे एक फैमिली के बारे में पता चलता है, रितेश, माया और झरना। कुछ दिन पहले ही फ्लाईओवर ब्लॉक्स के कारण रितेश की वाइफ माया और उसकी बेटी झरना की मौत हो गई थी और रैश ड्राइविंग के कारण इस केस को क्लोज कर दिया गया था। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था जैसा इस सिचुएशन में होना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों उसके बिहेवियर से रचना को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। रचना इंस्पेक्टर नायक से भी ये बात कहती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो फाइनली रचना एक ड्रेस्टिक डिसीजन लेती है। उसे जानना ही है कि इन सब के पीछे कौन है और ये क्या हो रहा है एट एनी कॉस्ट। और उसी दिन घर लौटते वक्त वो खुद ही उन ब्लॉक्स को हटा देती है और वहां से यू टर्न लेती है। उसे देखना है इसके बाद उसके साथ क्या होता है, और उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, मगर वो क्यूरियोसिटी में इतनी ज़्यादा पागल और स्ट्रेस में थी कि वो रोड ब्लॉक्स हटा देती है। और तभी उसे गुड न्यूज़ मिलती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फाइनली आदित्य ने उसे प्रपोज कर दिया था। घर पहुंचकर वो दोबारा आई लव यू का मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सो जाती है। उसके बाद सडनली उसकी नींद खुल जाती है तो वो खुद को उसी फ्लाईओवर में पाती है और वहां उसे वो सभी लोगों की आत्मा दिखती है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। और अचानक से अपनी आंखों के सामने उसे माया का एक्सीडेंट होते हुए नजर आता है। माया उसे काफी ज्यादा थ्रेट करती है और मारने की धमकी देती है। वो काफी डर जाती है, बट थैंक गॉड दिस वाज जस्ट अ ड्रीम। भगवान का शुक्र मनाते हुए कि ये बस एक सपना था, रचना अपनी आंखें खोलती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने असल में भी माया खड़ी हुई है। वो माया और झरना दोनों को ही अपने सामने देख पाती है। माया उससे कहती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारी मौत हुई है और आज तुम भी इस दुनिया को अलविदा कह दोगी। रचना अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पता नहीं कहां से उसके हाथों में एक चाकू आ गया और वो खुद को मार रही थी। वो बहुत समझाती है माया को कि ये सब में उसकी कोई गलती नहीं और वो तो इस रात से पर्दा उठाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, मगर माया नहीं सुनती। रचना के बार बार कहने पर फाइनली माया उसे एक दिन का वक्त दे देती है और वो उसे साफ बताती है कि अगर एक दिन में वो असली गुनाहगार को नहीं ढूंढ पाई तो वो माया उसे मार डालेगी। रचना काफी ज्यादा डर जाती है और उसे याद आता है कि रात को सोने से पहले उसे आदित्य के मैसेज में यू दिखाई दिया था। मतलब अब अगर उसने उस रोड ब्लॉक को हटाने वाले को नहीं ढूंढा तो उसकी मौत पक्की है। सुबह होते ही रचना इंस्पेक्टर नायक को कॉल करती है और उनके साथ में दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाती है। तभी उसे दिखाई देता है कि उस फ्लाईओवर की एंट्री में एक रेड कलर के जैकेट वाला इंसान अपनी बाइक से जा रहा था। जब यू टर्न लेकर वो वापस आता है तो उसे हार्डली 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, जबकि एक्चुअल में अगर कोई यू टर्न लेकर दोबारा उस फ्लाईओवर पर चढ़ता है तो उसको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगना चाहिए। रचना श्योर हो जाती है कि उसी आदमी ने रोड ब्लॉक्स हटाए होंगे। वो बाइक का नंबर पता करवाती है जो किसी रमेश का था और वो एक बलून पर उसका नाम और एड्रेस लिखकर फ्लाईओवर पर ही छोड़ देती है और शायद अब वो सेफ है। लेकिन जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर आदित्य के भाई का है और उसे ये भी याद आता है कि रेड जैकेट तो उसने आदित्य के पास ही देखी थी। आदित्य ने उसे एक बार ये भी कहा था कि वो उसके भाई की ही बाइक से और हर रोज उसी फ्लाईओवर से ही ट्रैवल करता है। मतलब आदित्य ही वो मर्डरर है जिसकी वजह से माया और झरना की डेथ हुई थी। रचना बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कुछ सुनना ही नहीं चाहती। वो कॉल कट कर देती है, मगर आदित्य बार बार कॉल कर रहा था, उससे कह रहा था कि उसने कभी ऐसा कुछ करा ही नहीं। वो रचना को यकीन दिलाता है कि उसने कभी ब्लॉक्स नहीं हटाए और वो उसकी बातें मानने पर मजबूर हो जाती है। सिर्फ रेड जैकेट के दम पर ही वो उसे मर्डरर नहीं मान सकती थी, लेकिन अब क्या, अब तक तो उसने एड्रेस दे भी दिया होता है। और वहीं इंस्पेक्टर नाया को भी पता चलता है कि उन्होंने गलत बाइक का नंबर दे दिया है और वो जल्दी से असली बाइक का नंबर चेक करवाते हैं। फिर रचना के साथ आदित्य को सेव करने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ ही रितेश को भी ले आते हैं क्योंकि शायद वही है जो माया को कंट्रोल और शांत करा सकता है। वो लोग जब आदित्य के घर पहुंचते हैं तब तक माया वहां पर अटैक कर चुकी थी, लेकिन रितेश को देखकर वो इमोशनल हो जाती है और आदि को छोड़ देती है। इसी का फायदा उठाकर नायक और रचना आदित्य को सेव कर लेते हैं, मगर माया नाराज हो जाती है। आदित्य की वजह से ही उसके बेटी की मौत हुई थी, जिसे ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। वो फिर अटैक करने लग जाती है, लेकिन तभी रितेश उसे कुछ ऐसा कहता है कि उसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो बताता है कि जिस दिन उस का एक्सीडेंट हुआ था वो ब्लॉक
किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने हटाए थे। वो बताता है कि जना का बर्थडे था और उसे बर्थडे गिफ्ट भी लेना था और पार्टी के लिए घर में पहुंचना था। इसी जल्दी में उसने ब्लॉक्स हटाए और वो वहां से जल्दी से घर के लिए निकल पड़ा। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हीं के कारण उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी। ये सब सुनकर माया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रितेश भी इन सभी से परेशान होकर बालकनी से छलांग लगा देता है, मगर माया उसे बचा लेती है और कहती है कि उसकी यही पनिशमेंट है और अब उसे पूरा जीवन उसके दर्द के साथ जीना होगा कि उसके कारण उसने अपनी फैमिली को खो दिया। तब तक नायक को भी बाइक के ओनर का पता चल जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी तक रितेश को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पनिशमेंट तो मिल ही चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन यू कैन पिंग मी ऑन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।